जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम हिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है, जो कि PYQ 2022 में पूछा गया है, यानी कि पिछले साल 2022 में पूछा गया है। और हमारे यहाँ बिहार बोर्ड में तो है ही कि जो पिछले साल क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आगे भी पूछे जाते हैं। तो हम सबसे पहले PYQ 2022 का कंप्लीट कर लेंगे और इसका ये पार्ट 2 वीडियो है, ठीक है, पार्ट 2 वीडियो है, आप ध्यान रखेंगे। इसका मैंने पार्ट 1 बना दिया है क्योंकि 100 ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं ना, उसमें से हमें 50 भरने होते हैं। अगर 100 का 100 ऑब्जेक्टिव एक ही वीडियो में अगर हो जाएगा तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए आप पहले जा कर के पार्ट 1 देख लें। पार्ट 1 का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, आप वहाँ से जा कर के उसे देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप अगर चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर ज़रूर करें। तो चलिए, हमारा पहला जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसका नाम है, भारत में मुगल वंश का संस्थापक कौन था। यानी कि जो हमारे भारत में मुगल वंश आया था, तो मुगल वंश का संस्थापक कौन था। तो मुगल वंश का जो संस्थापक था वो अपने बाबर नाम सुना होगा। बाबर ने भारत में मुगल वंश की स्थापना की थी, ठीक है। तो भारत में मुगल वंश का संस्थापक कौन था, तो ये मुगल ये था, बाबर था, बाबर। आप साथ ही साथ में नोट करते चलेंगे ताकि आपको दोबारा वीडियो देखने की आवश्यकता न होगी, ठीक है। तो आप दोबारा कॉपी और पेन पर नोट करते चलेंगे। दूसरा क्वेश्चन है, भारत का अंतिम मुगल सम्राट कौन था। यानी कि जो भारत में मुगल सम्राट था उसका अंतिम शासक कौन था। भारत में उसका अंतिम सम्राट कौन था या फिर शासक कौन था। तो जो अंतिम सम्राट था वो था बहादुर शाह जफर। कौन था वो? बहादुर शाह जफर था अंतिम मुगल शासक, ठीक है। आगे है, अकबर ने समकालीन इतिहासकार कौन थे। यानी कि अकबर के समकालीन इतिहासकार कौन थे। तो जो अकबर के समकालीन इतिहासकार थे, जैसे अकबर के जो दरबार में रहते थे या अकबर के दरबार से बाहर भी रहते थे, लेकिन किंतु अकबर के समकालीन यानी अकबर के समय का इतिहासकार कौन था, तो वो था बदायूं, ठीक है। ये बदायूं का था। बदायूं जगह का नाम है उत्तर प्रदेश में, तो वहीं का था ये बदायूं। तो अकबर के समकालीन इतिहासकार कौन थे, तो ये थे बदायूनी। बी हमारा राइट आंसर है 50 का, ठीक है, बदायूनी अकबर के समकालीन इतिहासकार। आगे हैं, निम्न में कौन हड़प्पा सभ्यता का नगर नहीं है। यानी कि नीचे दिए हुए 4 ऑप्शन में से कौन है जो कि हड़प्पा सभ्यता का नगर नहीं है। तो आप सब जानते हैं कि मोहनजोदड़ो हड़प्पा में है, लोथल भी हड़प्पा में है और कालीबंगान भी हड़प्पा में है। लेकिन जो विजयनगर है वो विजयनगर दक्षिण भारत का नगर है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी, कि निम्न में कौन हड़प्पा सभ्यता का नगर नहीं है। तो ये इसका राइट आंसर है विजयनगर। आप जानते हैं विजयनगर की स्थापना दक्षिण भारत में हुई थी, चिनाब के किनारे, ठीक है। आगे है, विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कब की थी। यानी कि जो एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना 1784 ईस्वी में हुई थी, सर्वेक्षण के लिए, पुरातत्व सर्वेक्षण के लिए, उसकी स्थापना कब की गई थी। तो इसकी स्थापना की गई थी 1784 ईस्वी में। और किसने की थी, तो ये विलियम जोन्स ने की थी, ठीक है। और कहाँ हुई थी, तो कोलकाता में हुई थी। उस समय उसका नाम कलकत्ता था। तो इसको एक बार और पढ़ लेते हैं कि विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कब की थी। तो ये 1784 ईस्वी में की थी और विलियम जोन्स ने की थी। और कहाँ की थी, तो कलकत्ता में की थी। आगे है हमारे पास, दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खोज किस वर्ष की। यानी कि जो हड़प्पा सभ्यता थी, तो हड़प्पा सभ्यता में जो हड़प्पा नगर है, उस हड़प्पा नगर की खोज कब हुई थी। तो आप सब जानते हैं कि हड़प्पा नगर की खोज जो हुई थी वो सबसे पहले हड़प्पा की खोज हुई थी और दयाराम साहनी ने की थी, और ये 1921 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। तो हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष की गई, तो ये 1921 ईस्वी में की गई, ठीक है। आगे है, धौलीवारा किस राज्य में है। यानी कि जो धौलीवारा है, धौलीवारा नगर जो है हड़प्पा सभ्यता का, वो किस राज्य में है। तो अभी वो हमारे गुजरात राज्य में, गुजरात के कच्छ में है, ठीक है। तो एक बार इसको फिर से देखते हैं कि धौलीवारा किस राज्य में है, तो ये गुजरात में है।
फिर है मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है। यहाँ सौ नहीं है, तो यहाँ होगा कि मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है। तो आप सब जानते हैं कि मोहनजोदड़ो जो है वो सिंधी भाषा का शब्द है। सिंधी भाषा का शब्द, यानी कि जो सिंधु सभ्यता थी उसकी भाषा का शब्द है। तो मोहनजोदड़ो जो है सिंधी भाषा का शब्द है, और मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है, तो ये है मृतकों का टीला। ठीक है, आगे है हड़प्पा सभ्यता का विशाल स्नानागार किस नगर में पाया गया है। यानी जो हड़प्पा सभ्यता थी उसका विशाल स्नानागार कहाँ पाया गया है, तो इसका जो हड़प्पा सभ्यता का विशाल स्नानागार है ये मोहनजोदड़ो में पाया गया था। ठीक है, मोहनजोदड़ो में पाया गया है। तो हड़प्पा सभ्यता का विशाल स्नानागार किस नगर में पाया गया है, मोहनजोदड़ो में। और ये सब जितने भी ऑब्जेक्टिव है बिल्कुल सब एग्जाम से टकराने वाले हैं, तो आप इसको पूरा पूरा याद ही कर ले साथ में। आगे है पुरातत्व के अंतर्गत निम्न में से कौन एक नहीं आता है। यानी कि नीचे 4 ऑप्शन है, उसमें से कौन है जो कि पुरातत्व के अंतर्गत नहीं आता है। एक बार देखते हैं ऑप्शन। साहित्य, सिक्के, अभिलेख और भग्नावशेष। यानी कि किसी भी चीज़ का अवशेष ये पुरातत्व के अंतर्गत आता है। और ये अभिलेख, यानी कि अभिलेख भी आते हैं, और सिक्के यानी पुराने सिक्के आते हैं। और एक है साहित्य। तो जानते हैं आप साहित्य क्या होता है, किताब लिखा हुआ होता है किसी चीज़ के बारे में। तो ये क्या है, ये पुरातात्विक स्रोत नहीं है, ये पुरातत्व के अंतर्गत नहीं आएगा। तो हमारे पास जो क्वेश्चन है कि पुरातत्व के अंतर्गत निम्न में से कौन एक नहीं आता है, तो पुरातत्व के अंतर्गत साहित्य नहीं आता है। आगे है लोथल किस नदी के किनारे स्थित है। तो जो लोथल था ये बंदरगाह, ये किस नदी के किनारे स्थित था, गुजरात में है। तो ये भोगवा नदी के किनारे स्थित था। ठीक है, लोथल किस नदी के किनारे स्थित है, तो ये भोगवा नदी के किनारे स्थित है। लोथल किस नदी के किनारे स्थित है, तो ये भोगवा नदी के किनारे स्थित है। आगे है त्रिपिटक किस धर्म का साहित्य है। यानी जो त्रिपिटक है ये किस धर्म में था। त्रिपिटक ये महात्मा बुद्ध का जो भी ज्ञान थे उसको 3 भाग में बांटा गया था, तो ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। ठीक है, तो त्रिपिटक किस धर्म का साहित्य है, तो ये बौद्ध धर्म का साहित्य है। त्रिपिटक बौद्ध धर्म का साहित्य है। आगे है राजतरंगिणी किसने लिखा था। यानी कि जो राजतरंगिणी पुस्तक है ये किन्होंने लिखा है। तो जो राजतरंगिणी लिखा है वो कल्हण ने लिखा था। राजतरंगिणी कल्हण ने लिखा था। आगे है पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने किसे पराजित किया। यानी कि जो पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था उसी समय क्या हुआ था, बाबर साम्राज्य की स्थापना हुई थी मुगल साम्राज्य के। तो भारत में जो मुगल साम्राज्य का स्थापक वो किसको हराकर किया गया था। तो पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने किसे पराजित किया, तो इस बाबर ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया था। किसको पराजित किया था, इब्राहिम लोदी को। और यहीं से मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई थी भारत में। तो पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने किसे पराजित किया था, तो इब्राहिम लोदी को पराजित किया था। ठीक है, अब ध्यान रखेंगे। आगे है अकबर के दरबार का प्रख्यात गायक था। यानी कि अकबर के जो दरबार था वो अकबर के दरबार में गायक कौन था। तो अकबर के दरबार में जो गायक था वो है तानसेन। तानसेन वो अकबर के दरबार का प्रख्यात गायक था, मतलब प्रसिद्ध गायक था अकबर के दरबार में। आगे है ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है। जो ताजमहल है वो शाहजहाँ ने बनवाया था, तो ये किस नदी के किनारे स्थित है। तो आप सब जानते हैं ताजमहल यमुना नदी के किनारे स्थित है। ताजमहल यमुना नदी के किनारे स्थित है, बी हमारा राइट आंसर। आगे है सुलह ए कुल की नीति किसकी थी। यानी कि सुलह ए कुल की नीति किसने अपनाई थी। तो आप जानते हैं सुलह ए कुल की नीति अपनाई थी अकबर ने। ठीक है, सुलह ए कुल की नीति अपनाई थी अकबर ने। आगे है किस मुगल शासक ने हिंदुओं पर से जिजिया कर हटाया।
ये जिजिया नहीं, ये जजिया कर होगा, जजिया कर, ठीक है। तो किस शासक ने हिंदुओं पर से जजिया कर हटाया? तो जो जजिया कर हटा दिया था हिंदुओं पर से वो अकबर था, ठीक है। और अकबर ने हिंदुओं के संरक्षण के लिए अपने माथे पर लाल टीका लगाया करता था अकबर। आगे है, रूस में भारत विद्या का जनक किसे कहा जाता है? यानी कि जो रूस हुआ था, रूस में भारत विद्या का जो जनक है, भारत विद्या का जो जन्म हुआ था, भारतीय विद्या का जन्म रूस में, यानी कि रूस में भारतीय विद्या चलती थी। तो इसका जनक कौन थे? रूस में भारतीय विद्या का जनक कौन था? तो ये है जी.एस. लिविदेव, ठीक है। जी.एस. लिविदेव जो कि मध्यकालीन भारत में आए थे और उन्होंने रूस में भारत विद्या को जन्म दिया था। तो ये जी.एस. लिविदेव है, ठीक है। आगे है, यूनेस्को द्वारा किस वर्ष हम्पी विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया? यूनेस्को ने हम्पी को विश्व धरोहर, यानी कि जो हम्पी जो हमारे 50 के नोट पर छपा हुआ था, वो हम्पी विजयनगर का साम्राज्य था। इसको विश्व धरोहर कब घोषित किया गया था हम्पी को? तो यूनेस्को द्वारा किस वर्ष हम्पी विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया? जो यूनेस्को है उसने हम्पी को, जो कि दक्षिण भारत में हम्पी साम्राज्य था, विजयनगर साम्राज्य, उसमें एक किला था जिसको हम्पी नाम से जाना जाता है, जो कि अभी हमारे 50 के नोट पर भी है। तो हम्पी को विश्व धरोहर घोषित कब किया गया? तो ये 1986 में यूनेस्को द्वारा। किसके द्वारा? यूनेस्को द्वारा हम्पी को विश्व धरोहर घोषित किया गया था 1986 ईस्वी में, ठीक है। आगे है, विजयनगर का महानतम शासक कौन था? यानी जो विजयनगर साम्राज्य है, ठीक है। देखिए, विजयनगर साम्राज्य जब बर्बाद हो गया तो वो हम्पी नाम से जाना जाता था, ठीक है। उससे पहले वो विजयनगर नाम से जाना जाता था। तो विजयनगर का महानतम शासक कौन था? तो विजयनगर का महानतम शासक था कृष्णदेव राय, ठीक है। विजयनगर का महानतम शासक कौन था? तो ये कृष्णदेव राय था। विजयनगर का महानतम शासक कृष्णदेव राय। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आता होगा, ठीक है। क्वेश्चन समझ में नहीं आए तो आप कमेंट में उसका सीरियल नंबर एक बार टाइप कर देंगे, मैं अगली वीडियो में उसको समझाने की कोशिश करूँगा। फिर हमारे अगले पेज में आते हैं, तो इसमें कहा जाता है कि हम्पी किस राज्य से संबंधित है? तो जो हम्पी है वो मैंने आपको बताया कि ये विजयनगर से संबंधित है, और हमने ऊपर क्वेश्चन भी किया, ये विजयनगर से संबंधित है। विजयनगर साम्राज्य जो कि दक्षिण भारत में था। आगे है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई? यानी कि जो विजयनगर साम्राज्य है इसकी स्थापना कब हुई थी? तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1325 ईस्वी में हुई थी, और इसकी स्थापना हरिहर एवं बुक्का ने की थी। हरिहर और बुक्का ने। तो आपके पास क्वेश्चन रह सकता है कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो ये हरिहर और बुक्का ने की थी, आप ख्याल रखेंगे। और विजयनगर की स्थापना कब हुई थी? तो ये 1325 ईस्वी में हुई थी। आगे है, अंगुत्तर निकाय के अनुसार मोहनजोदड़ो की संख्या कितनी है? मोहनजोदड़ो ने महाजनपदों। अंगुत्तर निकाय के अनुसार महाजनपदों की संख्या कितनी है? अंगुत्तर निकाय जो कि जैन धर्म का है, इसके अनुसार महाजनपदों की संख्या कितनी है? तो महाजनपदों की संख्या 16 है। आगे है, मगध साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? एक जो हमारे उत्तर भारत में मगध साम्राज्य था, इसकी स्थापना किसने की थी? तो मगध साम्राज्य की स्थापना बिंबिसार ने की थी। मगध साम्राज्य की स्थापना बिंबिसार ने की थी, ठीक है। जो कि हर्यक वंश का पहला शासक था, तो वो ही सबसे पहले बिंबिसार ने की थी मगध साम्राज्य की स्थापना। ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है दोस्तों, आप इसको बिल्कुल अभी याद ही कर लें कि मगध साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो बिंबिसार ने की थी।
आगे है, चंद्रगुप्त मौर्य का शासन काल क्या था। यानी कि जो चंद्रगुप्त मौर्य थे, ये मौर्य वंश के स्थापक थे। तो ये मौर्य वंश के स्थापक चंद्रगुप्त मौर्य का शासन काल क्या था। तो जैसे अभी हमारे भारत में मोदी है, मोदी का शासन काल कितना है, तो ये 19 में ही जीता था, 19 में जीता है, तो फिर 24 तक शासन करेगा। 5 साल पहले भी कर चुका है, तो उसके साथ साल 2014 से 24 तक हो गया। उसी तरह ये हमारे पास चंद्रगुप्त मौर्य का शासन काल पूछा जा रहा है। तो चंद्रगुप्त मौर्य का जो शासन काल है वो 323 से 298 ईसा पूर्व तक का है। ठीक है, 323 से 298 ईसा पूर्व का। अगला ऑब्जेक्टिव है, विक्रमादित्य की उपाधि किस सम्राट ने ग्रहण की। तो जो विक्रमादित्य है, जो विक्रमादित्य जो दूसरे शासक का नाम है, ये है चंद्रगुप्त द्वितीय का है दूसरा नाम विक्रमादित्य है। ठीक है, तो विक्रमादित्य की उपाधि किस सम्राट ने ग्रहण की थी, तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय ने, चंद्रगुप्त द्वितीय। ठीक है, आगे है, अशोक किस वंश का शासक था। यानी कि जो अशोक है, जिन्होंने धम्म की शुरुआत की थी, तो अशोक किस वंश का शासक था। तो अशोक मौर्य वंश का शासक था। आगे है, मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था। यानी कि मौर्य वंश के प्रथम शासक कौन था मौर्य वंश का, तो ये चंद्रगुप्त मौर्य था। चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश का प्रथम शासक था और मौर्य वंश का संस्थापक भी था। तो मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक चंद्रगुप्त मौर्य था। आगे है, महाभारत की रचना किस भाषा में हुई। तो जो हमारा महाभारत है, सबसे पुराना ग्रंथ, इसकी भाषा, इसकी जो रचना भाषा है, ये संस्कृत है। ठीक है, आगे है, पुराणों की संख्या कितनी है। तो आप सब जानते हैं जो पुराणों की संख्या है ये 18 है। पुराणों की संख्या 18। आगे है, आश्रम व्यवस्था में कितने प्रकार के आश्रमों का उल्लेख है। यानी कि जो आश्रम व्यवस्था थी रामायण में, इसमें कितने प्रकार के आश्रम हैं। तो इसमें 4 प्रकार के आश्रम हैं। ठीक है, मानव जीवन के 4 आश्रम बताए गए थे। आगे है, अश्वमेध यज्ञ का आयोजन क्यों किया गया था। यानी जो जो अश्वमेध यज्ञ हो रहा था, उसका आयोजन क्यों किया गया था, आखिर कौन सा कारण था। तो उसका कारण था शांति स्थापना हेतु। यानी कि जो महाभारत हुआ था, महाभारत के बाद शांति स्थापना, शांति रहे, इसके लिए अश्वमेध यज्ञ की स्थापना हुई थी। ठीक है, आगे है, बहादुर शाह जफर को देश से निकाल कर, यानी कि यहाँ होगा से, बहादुर शाह जफर को देश से निकालकर कहाँ भेजा गया। तो जो बहादुर शाह जफर था, मुगल सम्राट का अंतिम शासक, उसको देश से निकाल दिया गया था दूसरे वंश के द्वारा, और इसको रंगून भेज दिया गया था। रंगून जो कि वर्मा में है, वर्मा देश में है। ठीक है, रंगून ये वर्मा में है। आप ध्यान रखेंगे इसका। बहादुर शाह जफर को देश से निकालकर कहाँ भेजा गया था, तो ये रंगून भेजा गया था। रंगून किस देश में है, तो ये वर्मा में है। आगे है, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। 1857 में जब विद्रोह हो रहा था, तो उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, तो वो लॉर्ड कैनिंग था। ठीक है, भारत का गवर्नर जनरल कौन था, तो लॉर्ड कैनिंग। आगे है, व्यापकगत, यानी कि व्यापकगत के सिद्धांत का संबंध किससे है। तो जो व्यापकगत का सिद्धांत है, ये डलहौजी ने लागू करवाया था। व्यापकगत ये लॉर्ड डलहौजी ने लागू करवाया था। आगे है, 1857 की क्रांति किस तिथि को आरंभ हुई। जो 1857 की क्रांति थी, ये किस तारीख को स्टार्ट हुई थी, तो ये 10 मई को ही स्टार्ट हो गई थी।
इसका जो समय था ये 31 मई रखा गया था, लेकिन हमारे जो भारतीय लोग होते हैं उसमें धैर्य का अभाव होता है, धैर्य नहीं होता है, तो ये 10 मई को ही शुरू हो गई है, ये विफल हो गई। तो 1857 की क्रांति की स्थिति को आरंभ हुई थी, तो ये 10 मई को आरंभ हो गई थी। आगे है गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है, यानी कि जो गेटवे ऑफ इंडिया है हमारे भारत का धरोहर, ये कहाँ स्थित है, तो ये मुंबई में स्थित है। आगे है इंडिया गेट का निर्माण कब हुआ, यानी कि जो हमारे भारत में इंडिया गेट है, वो इंडिया गेट का निर्माण कब हुआ था, ये 1911 ईस्वी में हुआ था। आगे है भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई, तो हमारे देश में रेलवे की शुरुआत हुई थी 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को। तो आप मोटा मोटी याद रखेंगे, ये 1853 ईस्वी में हुई थी हमारे भारत में रेल की शुरुआत। अगला ऑब्जेक्टिव है वास्को डी गामा भारत कब आया, यानी कि जो भारत की खोज की थी वास्को डी गामा ने, तो ये कब की थी, तो ये 1498 ईस्वी में की थी। ठीक है, वास्को डी गामा ने भारत की खोज 1498 ईस्वी में की थी। अगला ऑब्जेक्टिव है ब्रिटिश शासन काल में भारत में धन प्रवास का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था, यानी कि ब्रिटिश काल में ऐसे कौन विद्वान थे जो कि भारत धन प्रवास का सिद्धांत, यानी कि धन का भारत से इंग्लैंड में प्रवास हो रहा है, ये इस सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, तो ये दादा भाई नौरोजी ने की थी। ठीक है, भारत से धन को प्रवास करके इंग्लैंड ले जाया जा रहा है, ये इस सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था, तो दादा भाई नौरोजी ने किया था। आगे है भगत सिंह को फांसी कब दी गई थी, तो आप सब जानते हैं भगत सिंह को फांसी 23 मार्च 1931 ईस्वी को दी गई थी। आगे है चौरी चौरा कांड किस वर्ष हुआ, यानी कि जो चौरी चौरा कांड है ये 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुई थी, चौरी चौरा कांड। अगला है शेर ए पंजाब के नाम से जाना जाता था, यानी कि शेर ए पंजाब कौन थे, पंजाब के शेर ए पंजाब जिनको उपाधि मिली थी शेर ए पंजाब के नाम से किसे जाना जाता था, यानी कि शेर ए पंजाब के नाम से किसे जाना जाता था, तो जो लाला लाजपत राय थे उनको शेर ए पंजाब के नाम से जाना जाता था, लाला लाजपत राय शेर ए पंजाब। आगे है साइमन कमीशन भारत कब आया, यानी कि जो साइमन कमीशन था जिसके विरोध के लिए भगत सिंह, लाला लाजपत राय और भी क्रांतिकारी लोग आए थे, तो ये साइमन कमीशन भारत कब आया था, तो ये 1928 ईस्वी में भारत आया था साइमन कमीशन। आगे है निम्न में से कौन सा आंदोलन दांडी मार्च से शुरू हुआ, तो जो आंदोलन दांडी मार्च से शुरू हुआ था तो वो था सविनय अवज्ञा आंदोलन। दांडी मार्च आंदोलन था ये जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है इसको दांडी मार्च से शुरू किया गया। ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन दांडी मार्च से शुरू किया गया था। तो हमारे ऑब्जेक्टिव में है निम्न में से कौन सा आंदोलन है, यानी कि 4 ऑप्शन में से कौन सा आंदोलन है जो कि दांडी मार्च से शुरू किया गया था, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है, सविनय अवज्ञा आंदोलन इसको दांडी मार्च से शुरू किया गया था। आगे है दांडी किस राज्य में स्थित है, यानी कि जो दांडी आंदोलन हुआ था दांडी मार्च, ये किस राज्य में स्थित है, तो दांडी गुजरात में स्थित है। आगे है महात्मा गांधी ने पहला किसान आंदोलन कहाँ शुरू किया था, तो आप सब जानते हैं महात्मा गांधी ने 1917 ईस्वी में चंपारण में पहला किसान आंदोलन शुरू किया था। अगला है 1942 में कौन सा आंदोलन हुआ, तो आप सब जानते हैं 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था और इसे महात्मा गांधी ने शुरू किया था। आगे है रॉलेट एक्ट किस वर्ष पारित हुआ, जो रॉलेट एक्ट था बिना वकील, बिना दलील और बिना जलील का कानून, ये कब पारित हुआ था, ये 1919 ईस्वी में पारित हुआ था।
आगे है जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ, यानी कि जो जालिया का बाद जो बाग हत्याकांड हुआ था ये कब हुआ था। तो ये जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को। आगे है बंगाल के विभाजन की घोषणा किस वर्ष हुई, यानी कि जो बंगाल विभाजन है ये किस वर्ष हुई। तो आप सब जानते हैं बंगाल विभाजन 1906 ईस्वी में हुई थी। तो हमारा ये आज का 100 ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो चुका है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको सभी ऑब्जेक्टिव समझ में आ रहा होगा, और ऑफिशियली ऑब्जेक्टिव है, समझ में आना चाहिए। तो हमारा ये 100 ऑब्जेक्टिव ख़त्म हो चुका है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, और अपने चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अपने दोस्तों के साथ भी एक बार शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं आप लोगों से एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।